लॉन्ग क्वेश्चन को ही शॉर्ट में और शॉर्ट को ही लॉन्ग में पूछा जाता है। समझ गए, एक बात ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है ओसीडी क्या होता है। देखिए ओसीडी होता है ना, यह जो है चिंताग्रस्त, यह एक बाध्य करने वाला दवाइयाँ हैं, सॉरी बीमारी है, मानसिक बीमारी है, और यह न्यूरोसिस बीमारी है। आप लोग पढ़े हैं ना कि मेंटली प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक न्यूरोसिस और एक साइकोसिस, ठीक है ना। तो न्यूरोसिस प्रकार का ये ओसीडी है, और ये ओसीडी होता है तो ये जो है आपका उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है जितना ज़्यादा खतरनाक जो है आपका ये वाला साइकोसिस होता है। तो ओसीडी हो गया, उसके बाद आपका ओसीडी के बाद हम लोग बोलते हैं एंजाइटी, ये सब जो है आपका न्यूरोसिस है। वहीं पर बात किया जाए सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, ये सब जो है आपका साइकोसिस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ओसीडी को हम लोग चिंताग्रस्त बाध्यता बोलते हैं, समझ गए ना, चिंताग्रस्त बाध्यता विकार बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव यानी ऑब्सेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बाध्य हो जाना, किसी भी चीज़ को करने में बाध्य हो जाना, मतलब मजबूर हो जाना, वही ऑब्सेसिव होता है। और जब आप किसी भी चीज़ को करने में बाध्य हो जाएंगे तो मतलब उसको बार बार करेंगे तो ये ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेसिव होता है। कंपल्सिव का मतलब होता है कि कंपल्सिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए बाध्य हो जाना। कंपल्सिव मतलब एकदम नीड, मतलब एकदम बाध्य हो जाना। तो ऑब्सेशन मतलब रिपीटेड होता है, बार बार होता है, समझ गए ना। और कंपल्सिव मतलब होता है कि बाध्य होना, मतलब किसी भी चीज़ को बार बार करने के लिए बाध्य होना ही ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है, समझ गए। जैसे हमने चाहे किसी व्यक्ति को देखते होइएगा, अगर उससे ऑफिस जाना है तो या किसी महिला को, वो गैस बंद कर देगी, लेकिन वो गैस बंद कर देगी, खाना उस पर चढ़ा हुआ है, उस पर खाना उसका पक रहा था लेकिन खाना हो चुका है, तो वो जो है झटपट में क्या करेगी, गैस बंद कर देगी और अपने काम में लग जाएगी। कुछ देर के बाद उसको ध्यान में आएगा कि ओहो हो मेरा तो खाना जल जाएगा, मैं गैस के अभी तक जला ही छोड़ दी हूँ, तो जाकर देखती है धड़ाक से, तो वहाँ पर जाती है तो पता लगता है वो तो हमने तो बंद रखा है। तो यही एक प्रकार का आदमी के अंदर जो है बाध्य आ जाता है किसी भी काम को बार बार करने के लिए, समझ रहे ना। तो वही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। जैसे गेट में लॉक कर देंगे, ताला मार देंगे, और कुछ दूर जाएंगे या ऑफिस में जब चले जाएंगे या किसी काम पर चले जाएंगे, कॉलेज चले जाएंगे, तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी खटकने लगेगा कि हमने गेट खुला छोड़ दिया है या गेट में ताला मारा है या नहीं मारा है, अब कैसे जाऊँ यहाँ से, ये वो, मतलब उस चीज़ के प्रति ज़्यादा बाध्य हो जाता है, समझ गए ना, और उससे दोबारा जो है व्यक्ति करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो यही जो चीज़ें होता है ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, समझ गए। चलिए देखिए, इस रोग में व्यक्ति के दिमाग में कोई एक विचार बार बार आता है, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ना, तो यह न्यूरोसिस स्नायु विकार होता है। तो इसमें एक ही बात जो है या एक ही विचार बार बार व्यक्ति को दिमाग में आता है, ठीक है ना। हालांकि वह व्यक्ति जिसको मन में बार बार कोई विचार, कोई चीज़ आता है, तो यह व्यक्ति जानता है कि यह विचार गलत है, व्यक्ति जान रहा है कि यह विचार गलत है। जैसे कि ताला मार दिया है, लेकिन वो जान रहा है कि हम ताला मार चुके हैं, ताला मार कर आए हैं, लेकिन फिर भी माइंड में ये घूमते रहता है कि यार हम ताला मारे हैं या नहीं मारे, मतलब असमंजस की अवस्था, समझ गए ना। तो ओसीडी भी एक प्रकार के असमंजस की भी अवस्था है, जहाँ पे लगेगा कि हम एक काम किए हैं, ये नहीं किए हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि वो काम हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मन में इस तरीका से घूमते रहता है कि लगता है कि मन में दुविधा होते रहता है कि हमने ये काम किया है, नहीं किया है, किया है, नहीं किया है, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से यह मन में एक जो है बार बार आने वाला विचार होता है। हालांकि व्यक्ति जानता है कि ये काम गलत है, एक विचार गलत है, किंतु फिर भी उसके दिमाग से ये चीज़ें हट नहीं पाता है, मतलब बैठ जाता है, समझ गए ना। इन निरर्थक विचारों को बार बार आना, दिमाग में आना ऑब्सेशन कहलाता है या ऑब्सेसिव कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ें दिमाग में बार बार आ रहा है, भले ही वो विचार गलत ही क्यों ना हो, व्यक्ति जान रहा है कि हमने काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो दिमाग में बार बार आ रहा है, यानी वो ऑब्सेशन है। वो क्या है आपका, वो ऑब्सेशन है, यानी बार बार जो है दिमाग में घूम रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्सेशन, यानी ऑब्सेसिव हो गया, समझ गए। चलिए अब कंपल्सिव क्या होता है समझ लीजिए, बाध्यता क्या होता है। तो यह विचार रोगी की विशेष कार्य को बार बार करने को बाध्य करते हैं। अब जो व्यक्ति के मन में विचारे आता है, भले वो विचार व्यक्ति जानता है कि हम काम कर चुके हैं, भले चीज़ें गलत क्यों ना है, लेकिन बार बार वो विचार आता रहता है, और वो जो बार बार विचार आना यानी कंपल्सन जो होता है, उसको व्यक्ति करने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी यह रोगी जो है विचार, देखिए यहाँ पे यह विचार रोगी की विशेष कार्य को बार बार करने को बाध्य करते हैं, जिससे कंपल्सन कहते हैं, ठीक है ना। बार बार किसी भी चीज़ को सोचना या बार बार किसी चीज़ को करने का लिए जो बाध्य करता है, तो उससे कंपल्सन कहते हैं, समझ गए। वे रोगी जिनमें इन विचारों को बार बार आना एवं कार्य करने की बाध्यता दोनों ही पाए जाते हैं, उस रोगी के इस अवस्था को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब जिस व्यक्ति में बार बार कोई चीज़ें आता हो, भले वो चीज़ें व्यक्ति कर चुका है, उसे कंप्लीट कर चुका है, लेकिन लगता हो कि ये काम हम कंप्लीट नहीं किए हैं, समझ गए ना, या कोई ऐसे
विचार आता हो, जो लगता हो व्यक्ति को कि ये गलत है लेकिन फिर भी उसे लगता हो कि ये कामें करना चाहिए, समझ गए ना। इस तरीक़ा से थॉट आता है कि व्यक्ति असमंजस में पड़ता है, उस चीज़ को करने के लिए, पुनः करने के लिए बाध्य हो जाता है, जो विचारे बार बार आ रहा है, समझ गए ना। तो यही विचारे बार बार आना और उसको करने के लिए व्यक्ति बाध्य हो जाता है, तो यही जो विकार होता है यही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है, समझ गए। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, उदाहरण के लिए कई बार किसी स्थान पर ताला लगा देने के बाद भी व्यक्ति को शंका रहती है कि वह शायद ताला खुला छोड़ाया है। मैंने बताया ना कि उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे गेट में ताला मार के आप चले गए कोचिंग या कहीं कॉलेज या घूमने, लेकिन आपको अचानक से माइंड में घूमते घूमते ख्याल आया कि ओ मैं तो गेट के खुला छोड़ के आ गया है, बल्कि आप गेट में ताला मार चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि हम ताला मार के आए हैं या नहीं आए हैं, समझ गए ना। तो इस प्रकार के जो है मन में चीज़ें उत्पन्न होने लगता है, तो यही जो है आपका ऑब्सेशन का एक उदाहरण है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए अनिवार्य क्रिया बाध्यता, अनिवार्य क्रिया बाध्यता स्नायु विक्षिप्त के कारण, मतलब यह न्यूरोसिस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, समझ गए ना। तो यह जो है इसका क्या क्या कारण होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का क्या कारण हो सकता है, देख लीजिए। पहला कारण जीनेटिक्स कारण है। आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो मानसिक रोग होता है वह उसमें जीनेटिक फैक्टर भी होता है, अनुवांशिक रोग भी होता है। जैसे माता पिता के इस रोग से पीड़ित होने पर बच्चों में यह 5 से 7% पाया जाता है, 80 से 90% मोनोजाइगोटिक और लगभग 50% डाइजोगोटिक, समझ गए ना, जुड़वा में इस प्रकार का विकार पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए माता पिता से अगर ये रोग अगर बच्चे में माता या पिता किसी से अगर होता है तो ये अनुवांशिक रोग होगा। अनुवांशिक का मतलब ही होता है कि एक से दूसरे पीढ़ी में फैलना। तो अगर माता पिता से अगर बच्चों में ये रोग होता है तो इसका चांसेस 5 से 7% होता है, समझ गए ना। अगर वो मोनोजाइगोटिक बच्चा है तो 80 से 90%, समझ गए ना। और अगर वह डाइजोगोटिक है, जाइगोटिक है यानी जुड़वा है, तो इस प्रकार के 50% पाया जाता है, समझ गए, जीनेटिक्स फैक्टर। ओके चलिए दूसरा है जैविक बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या कहता है कि जैसे ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, समझ गए ना, जैसे झटका आना, इपिलेप्टिक मतलब मूर्छा आना, समझ गए ना, जिसको हम लोग मिर्गी बोलते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन में जो ब्रेन में जो कुछ ऐसे ट्रांसमीटर वाला हार्मोन है, तो इसके अनियमितता से सिक्रेशन में, यानी ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम जो है जैविक कारण ये हो सकता है, समझ गए। चलिए तीसरा है बचपन के अनुभव। कुछ ऐसे बचपन के अनुभव जैसे दूसरों की नकल तथा रोग के कारण किसी निकट संबंधी की मृत्यु, निराशा, अधिक काम करना आदि जीवन की मुख्य घटनाएं भी इसका कारण बन सकता है, समझ गए ना। बचपन के अनुभव जैसे बचपन में आप कुछ ऐसे अनुभव किए हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपने देखा है जो आपको जो है झकझोर सकता है, पुनः जो है उसका याद दिला सकता है, समझ गए ना। और उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है निराश हो जाएंगे, समझ गए ना। तो ये सब बचपन के अनुभव जो है व्यक्ति को एक कंपल्सिव डिसऑर्डर होने का उम्मीद रहता है, समझ गए। तो अभी तक क्या देखे हैं, जीनेटिक्स देखे हैं, समझ गए ना, बचपन के अनुभव देखे हैं, और एक और देखे हैं बायोलॉजिकल, समझ गए। चौथा है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण का मतलब है कि इसमें कमजोर एवं प्रभावहीन तथा अनुकूल प्रक्रिया का विकास, लक्षणों की पुनरावृत्ति होना शामिल है, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक कारण होता है कि जैसे साइकोलॉजिकल रूप से दबाव पड़ना, ठीक है ना, मतलब मन का उदासी होना या कुछ ऐसे क्रियाओं को करना जो आपके जीवन को प्रभावित करता है, समझ गए ना। यानी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फैक्टर इसका प्रभाव पड़ता है, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब ये हम लोग कारण देख लिए। कारण क्या क्या देखे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर, बचपन के अनुभव, जैविक कारण और अनुवांशिक कारण, ठीक है। चलिए तो एक कारण लिख दीजिएगा, एक एक लाइन लिख दीजिएगा कि ये हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे लक्षण देखते हैं कि देखिए लक्षण क्या क्या होता है। किसी को अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है तो एक तो उदाहरण दे ही दिए, समझ गए ना। अब यहाँ पे लक्षण देख लीजिए, मनोग्रस्ति से संबंधित आशंकाएं। अब इसमें व्यक्ति को लक्षण जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, समझ गए ना, मनोस्नायु बाध्यता में अगर किसी भी प्रकार के लक्षण होता है तो चलिए देख लेते हैं। लक्षण होता है जैसे मनोग्रसित से संबंधित आशंकाएं, व्यक्ति को लगता है कि वह मानसिक रूप से जो है पीड़ित है, समझ गए ना, इस प्रकार के डाउट होता है, आशंका होता है। गंदी विपरीत विचारों तथा मनोवैज्ञानिक विषय के संबंध मनोग्रसित विकार, जो कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित होता है उसके मन में गंदे गंदे और निगेटिव थॉट आते रहते हैं, अपने से रिलेटेड उसके मन में गंदे विचार भावना, समझ गए ना, विपरीत चीज़ें जो है उसके मन में तरह तरह के भावना उत्पन्न होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वो व्यक्ति हिंसक यौन संबंध अथवा घृणित प्रकृति को मनोग्रसित कल्पना है, ठीक है ना। व्यक्ति को जो है हिंसक मतलब वायलेंस, सेक्सुअलिटी संबंध और घृणित प्रकृति की मनोग्रसित कल्पनाएं करता है, समझ गए ना। मतलब व्यक्ति के अंदर जो है बहुत ज़्यादा
सेक्सुअलिटी प्रॉब्लम, समझ गए, घृणित प्रकृति का मतलब हेजिटेट, इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर लक्षण पाया जाता है, समझ गए। मनोग्रसित धारणाएं अथवा चिन्ह जो थॉट इक्वल एक्ट के जादुई फार्मूले पर आधारित है, समझ गए ना। ऐसा लक्षण पाया जाता है जो व्यक्ति गलत धारणाओं को ज़्यादा जो है इस पर जोर देता है। व्यक्ति को जो है लगेगा कि संसार में प्रेत बाधा है, हमको जो है कोई प्रेत बाधा पकड़ लिया है, हमको जो है मतलब इस टाइप से उसको जो है गलत गलत आशंकाएं, धारणा, ये सब जो है मन में विचार उत्पन्न होते रहता है। सेक्सुअलिटी जो है थॉट ज़्यादा निकलता है दिमाग में आदमी का, समझ गए ना। हिंसक सेक्सुअली मन में आएगा, वो अपने प्रति या किसी के प्रति बहुत ज़्यादा गलत गलत भावना व्यक्ति के विचार आएगा। तो ये सब जो है लक्षण होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव का, समझ गए। चूँकि व्यक्ति इसमें जो है उसका सोच ही विचार ही प्रभावित होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है मनोग्रसित से संबंधित डर। मन में जो है कोई ऐसे मेंटली प्रॉब्लम होने का डर लगेगा उसको, समझ गए ना, जबकि है नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी व्यक्ति को डर लगता है। नेक्स्ट है मनोग्रसित अंतः प्रेरणाओं विशेषकर आत्म अपमान संबंधी, समझ गए ना। व्यक्ति को ये लगता है कि उसका जो आत्म अपमान हुआ है किसी से, इस प्रकार के जो है व्यक्ति को लक्षण दिखता है कि हमें कोई अपमान किया है, समझ गए ना। उसके बाद अनिवार्यताएँ, ये समर्पित विशेषताएं नियंत्रक हो सकती है। आम अनिवार्यताएं में धोना, साफ करना, गिरना, निरीक्षण करना, निवेदन करना, मांग करना, दिलासा देना, क्रियाओं को दोहराना, आदेश देना। अनिवार्यताएं का मतलब होता है कि अनिर्वाय, समझ गए ना। अनिर्वाय का मतलब क्या होता है? अनिर्वाय का मतलब क्या होता है? अनिर्वाय मतलब नीड। इसमें व्यक्ति को ये लगता है कि हाथ धो लेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति को लगता है कि हमारा हाथ गंदे है, एक बार और धोना चाहिए। इसी प्रकार से वो मन में जो है रिपीट करते करते वो हाथ को कितना बार साफ कर चुका होता है, समझ गए ना। मतलब इसमें व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए इतना ना ज़्यादा बाध्य हो जाता है कि उस क्रिया को बार बार करने लगता है, समझ गए। उसको बार बार करने के लिए बाध्य हो जाता है, इस प्रकार से मन जो है होने लगता है। तो यही जो है OCD होता है। जैसे हाथ धो लेगा, व्यक्ति को लगेगा कि हमारा हाथ गंदा ही है, समझ गए, और वो जो है बार बार उसको फिर से हाथ को धोने लगेगा। कोई भी चीज़ बार बार जो है होने लगेगा, और जो है यही चीज़ें जो बार बार क्रिएट होने लगता है, यही जो है व्यक्ति को OCD कहलाता है, समझ गए। तो यहाँ पे आपका लक्षण हो गया समाप्त। अनिवार्यताएं भी हो गया, समझ गए, जिसमें किसी को बार बार दिलासा देना वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट देखिए चिकित्सीय प्रबंध, मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें दो चीज़ें होगा, मेडिकल मैनेजमेंट होगा और उसके बाद थेरेपी भी होगा, और उसके बाद आपका सर्जिकल प्रबंध होगा। सर्जिकल प्रबंध हम नहीं बताएंगे, आप समझ लीजिए कि किसी को अगर OCD हुआ है तो अभी तक OCD समझ लिए कि क्या लक्षण होता है, क्या कारण होता है, OCD में क्या होता है। तो इसी सब पर तो बेस जो है नर्सिंग प्रबंध होता है। इसी सब के ऊपर तो आप क्या क्या चीज़ें करेंगे इसके लिए आपको एज ए नर्स लिखना है, समझ गए ना। चलिए पहला ड्रग थेरेपी दिया जाता है, इसमें जो है एल्प्राजोलम और जो है बस्पायन, समझ गए ना, बस्पायन, समझ गए, बस्पायन जैसे ट्रैंक्विलाइजर तथा क्लैम्प्रीमाइन, समझ गए ना, क्लैमीप्रामाइन और फ्लूऑक्सीटिन जैसे डिप्रेसेंटों का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। देखिए ड्रग थेरेपी यानी दवाई के द्वारा थेरेपी जैसे एल्प्राजोलम, समझ गए ना, एल्प्राजोलम और बस्पायन, समझ गए ना, बस्पायरन, समझ गए, बस्पायरन और एल्प्राजोलम जैसे ट्रैंक्विलाइजर तथा क्लेमिप्रामाइन और फ्लूऑक्सीटिन जैसे डिप्रेसेंट का प्रयोग किया जाता है। तो OCD वाले को एल्प्राजोलम, बस्पायराइन और ट्रैंक्विलाइजर तथा क्लेमिप्रामाइन और फ्लूऑक्सीटिन जैसे डिप्रेसेंट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है, मतलब व्यक्ति को व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए जो थेरेपी दिया जाता है वही बिहेवियर थेरेपी होता है, समझ गए ना। तो यही जो है होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे साइकोथेरेपी दिया जाता है, इसमें सपोर्टिव थेरेपी और विश्लेषक एनालिसिस थेरेपी दिया जाता है। इसको साइकोथेरेपी में सपोर्टिव थेरेपी और विश्लेषक थेरेपी शामिल है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है ECD दिया जाता है, यह आवर्ती मनोग्रसित अवस्थाओं तथा निराश के लक्षण पाए जाने पर की जाती है, समझ गए ना। ECD कब दिया जाता है? जब व्यक्ति को इसमें डिप्रेशन होने से अगर ये होता हो तो जो है ECD दिया जाता है, समझ गए। चलिए तो ये हो गया आपका यहाँ पे OCD समाप्त हो गया। अब यहाँ पे OCD के आपके नर्सिंग प्रबंध खुद से लिखना है, मैं ये नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊंगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइकोफार्मेकोलॉजी, मतलब समझ गए ना, साइकोफार्मेकोलॉजी मतलब मनो औषध विज्ञान, मनोरोग दवाइयों का वर्गीकरण, मनोरोग दवाइयों या मनोरोग औषधि का वर्गीकरण और नर्सिंग प्रबंध सहित लिखना है, ठीक है। चलिए
देख लीजिए औषध साइकोफार्मेकोलॉजी क्या होता है। औषध विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत साइकोट्रोपिक ड्रग अर्थात व्यक्ति के मानसिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाली औषधि के प्रभावों व दुष्प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, साइकोफार्मेकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि साइकोफार्मेकोलॉजी होता क्या है। तो देखिए साइकोफार्मेकोलॉजी जो होता है यह एक जो है इसके अंतर्गत जो साइकोट्रोपिक ड्रग होते हैं जो मानसिक रोगियों को दिया जाता है तो उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव को जो है यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। समझ गए, मानसिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाला जो ड्रग होता है साइकोट्रोपिक ड्रग, उसके दुष्प्रभाव और प्रभावों का अध्ययन इसी साइकोफार्मेकोलॉजी में किया जाता है और उसी को साइकोफार्मेकोलॉजी कहते हैं। समझ गए, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिए साइकोट्रोपिक ड्रग या औषधि वह ड्रग या रसायन पदार्थ है जिनका उपयोग व्यक्ति के व्यवहार व मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित रखने व मनोरोगी के उपचार में किया जाता है। ठीक है ना, आप लोग समझ गए कि साइकोट्रोपिक ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो व्यक्ति के व्यवहार व उसके मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए मनोरोगियों के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साइकोट्रोपिक ड्रग। समझ गए, और यही ड्रग का जो उपचार है इसका जो है इफेक्ट और साइड इफेक्ट का जो अध्ययन है वो जो है साइकोफार्मेकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। समझ गए, चलिए अब चूंकि इसका हमको वर्गीकरण भी पूछा है, आपसे भी पूछ देगा कि साइकोफार्मेकोलॉजी होता क्या है, जो है इसका विभिन्न वर्गीकरण बताएं और साथ में एक दो दवाई के दे देगा, कहेगा कि इसका एग्जाम्पल उदाहरण और इसके जो है क्या काम है बताइए। तो चलिए हम लोग इसका वर्गीकरण भी देखेंगे और कुछ दवाइयाँ का एग्जाम्पल और उदाहरण भी देखेंगे। पहला है मनोऔषधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग, मतलब मनोऔषधियों का क्या कौन सा वर्गीकरण है देख लीजिए। पहला है एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेटिक ड्रग, पहला कौन सा ड्रग है एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक ड्रग, इसे मनोविक्षिप्त रोधक दवाइयां कहते हैं। समझ गए। दूसरा है एंटी डिप्रेसेंट या एंटी मेनिक ड्रग, इसको जो है हम लोग अवसाद रोधी, मतलब जिसको डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको यही एंटी डिप्रेसेंट या एंटी मेनिक दवाइयां देते हैं। समझ गए, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि मूड स्टेबलाइजर, मतलब मन को स्थिर करने वाला दवाई होता है, उसी को मूड स्टेबलाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटी एंजाइटी, एंजाइटी के विरुद्ध काम करने वाला जो दवाइयाँ होता है, चिंता को कम करने वाला, वो एंटी एंजाइटिक ड्रग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटी इलेप्टिक ड्रग, एंटी इलेप्टिक जो ड्रग होता है यह जो है मूर्छा जैसे या दौरा पड़ने में काम आता है, इसको एंटी इलेप्टिक कहते हैं। समझ गए। नेक्स्ट है एंटी पार्किंसन, एंटी पार्किंसन जो दवाइयाँ होता है, तो आप कोई भी अगर मानसिक रोग से पीड़ित है और कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इस एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ का अगर कोई दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट होता है तो उसको रोकने के लिए ये एंटी पार्किंसन दवाइयाँ चलाया जाता है। समझ गए। तो ये जो है आपके 6 याद करना पड़ेगा कि एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, एंटी एंजाइटी, एंटी इलेप्टिक और एंटी पार्किंसन ड्रग। समझ गए। चलिए ये हो गया। अब चलिए हम लोग एंटी साइकोटिक, एंटी एंजाइटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी पार्किंसन के कुछ जो है हम लोग एग्जाम्पल सहित इसके कार्यों को देखते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहला यहाँ पे देखिए एंटी साइकोटिक है, ऊपर अभी बताए हैं कि मनोरोगियों को जो है उसके मानसिक रोगों के प्रति जो काम करता है उसको जो है हम लोग एंटी साइकोटिक कहते हैं। समझ गए। ये ड्रग मुख्यतः साइकोटिक प्रकार की बीमारियों के उपचार में प्रयोग होती है। साइकोटिक मतलब मानसिक रोगियों के उपचार में काम में आता है। ठीक है ना, इसे एंटी साइकोटिक दवाइयाँ कहते हैं। कुछ प्रमुख एंटीसाइकोटिक दवाइयों के उदाहरण, कुछ प्रमुख एंटीसाइकोटिक दवाइयों का उदाहरण देखते हैं, जैसे हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, उसके बाद है ओलेंजापिन, उसके बाद है क्लोप्रोमेजिन, समझ गए ना, क्लोप्रोमेजिन, और रिस्पेरिडोन, रेस्पेरिडोन, समझ गए ना, रिस्पेरिडोन। क्या याद रखेंगे, हेलीपेरिडोल, हेलीपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, ओलेंजापाइन, क्लोरोप्रोमोजिन और रेस्पिरिडोन। कम से कम आप इसमें 2 याद जरूर रखिएगा, और हेरीपेरिडोल और ओलेंजोपिन। समझ गए ना, ओलेंजापिन और हेरीपेरिडोल ये एंटी साइकोटिक दवाई है जो कि जिसको अगर साइकोटिक प्रकार के प्रॉब्लम, मानसिक विकार होता है तो उसको दिया जाता है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे एंटी पार्किंसन दवाइयाँ हैं, देख लीजिए। ये वे दवाइयाँ हैं जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग के सेवन के कारण होने वाले दुष्प्रभावों के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाती है। माने ये आप कोई अगर साइकोटिक ड्रग ले रहा है, किसी को अगर मानसिक प्रॉब्लम है तो वो अगर एंटी साइकोटिक दवाइयाँ लेता है, समझ गए ना, किसी को अगर सिजोफ्रेनिया है, समझ गए, किसी को अगर मेनिया है, तो इस कंडीशन में वो अगर एंटी साइकोटिक दवाइयाँ का यूज कर रहा है तो इस कंडीशन में अगर उसको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए ये पार्किंसन दवाइयाँ दिया जाता है। समझ गए। जैसे देख लीजिए ट्राईहेक्सिलफेनिडिल, ट्राईहेक्सिलफेनिडिल एक प्रमुख पार्किंसन, एंटी पार्किंसन दवाइयाँ हैं। कौन सा दवाई, एंटी ट्राईहेक्सिलफेनिडिल, ट्राईहेक्सिलफेनिडिल। समझ गए। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ। नाम से स्पष्ट है कि जो वैसा दवाइयाँ जो डिप्रेशन के इलाज के लिए, जो अवसाद के रोगियों के लिए जो दिया जाता है, जो उपयोग में लाया जाता है, वो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होता है। समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिएगा एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ कहलाती हैं। समझ गए। सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ निम्न हैं। कौन कौन से एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं देख लीजिए। पहला है एमेट्रिपिटिलिन। एमेट्रिपिटिलिन आप लोग नाम सुने होइएगा। एमेट्रिपिटिलिन जो है बहुत ही प्रचलित नींद की दवाइयाँ हैं। अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो ये डॉक्टर बहुत लिखते हैं एमेट्रिपिटिलिन, ताकि व्यक्ति आराम से खाकर और जो है सोए रहे। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा एमिप्रामाइन है। क्या है? एमिप्रामाइन है। एमिप्रामाइन जो दवाई होता है ये भी एक प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए मायनसेरिन है। मायनसेरिन है और उसके बाद फ्लॉक्सेटिन है। समझ गए। और सेस्ट्रालिन है। बस दो याद रखिए आप लोग, एमिट्रिपिटिलिन और एमिप्रामाइन। ये दो दवाइयाँ याद रखिए जो कि एंटी डिप्रेसेंट है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उदाहरण सहित लिखे तो दो लिख दीजिएगा, एमिट्रिपिटिलिन और एमिप्रामाइन। ये एंटी डिप्रेसेंट दवाई है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है एंटीमेनिक। एंटीमेनिक समझ गए ना। ये दवाइयाँ जो मेनिया उन्माद के मरीजों के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाती है, एंटीमेनिक दवाइयाँ कहलाता है। जैसे लिथियम एक प्रमुख एंटीमेनिक दवा है। और मेनिया क्या होता है पता है? इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, हद से ज़्यादा किसी बात पर हंसने लगेगा, बहुत ज़्यादा मन जो है इसमें व्यक्ति को विचलित रहता है, उड़न फ्लाइट ऑफ आइडिया होता है। समझ गए ना। तो ये एंटीमेनिक होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप लोग एंटी एंजाइटी दवाइयाँ। एंटी डिप्रेसेंट में कौन दवाई था? एमेट्रिपिटिलिन और इमिप्रामाइन। समझ गए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंटी एंजाइटी है। एंटी एंजाइटी ये दवाइयाँ एंजाइटी के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाती है। समझिए एंजाइटी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा डर से व्यक्ति के अंदर एंजाइटी उत्पन्न होता है। समझ गए। उदाहरण लोराजीपाम, समझ गए ना, लोराजीपाम और डाइजीपाम, एल्प्राजोलम, समझ गए ना, और क्लोनाजीपाम। ये सब जो है एंटी एंजाइटी दवाएं हैं। किसी को अगर घोर चिंता होता है तो जो है डाइजापाम जो है एंटी डिप्रेसेंट में भी काम आता है। समझ गए। क्लोनाजीपाम, एल्प्राजोलम, लोराजीपाम, समझ गए ना, ये सब दवाइयाँ एंटी एंजाइटी है। याद रखिएगा डाइजापाम और लोराजीपाम, एल्प्राजोलम और क्लोनाजीपाम। इसमें जितना याद रहे डाइजापाम और एल्प्राजोलम याद रखिएगा और लोराजीपाम याद रखिएगा। समझ गए। एंटी एंजाइटी। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा मनोरोग अस्पताल में रोगी के किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में किसी भी कोई मरीज मेंटल हॉस्पिटल में किस रोगी का भर्ती किया जाएगा? मेंटल रोगी का ही ना। तो वैसे रोगी को अस्पताल में भर्ती और छुट्टी की कौन कौन सी प्रोसेस होता है इसको जो है बताना है। 10 नंबर 5 नंबर में पूछते रहता है हमेशा। ठीक है। चलिए देखिए पहला है मानसिक रोगी को अस्पताल में भर्ती होने की विधि स्वास्थ्य व अनेक स्थितियों पर निर्भर करती है। मनोरोगियों को निम्न प्रकार से अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। पहले हम लोग एडमिशन का देखेंगे, फिर जो है हम लोग देखेंगे क्या चीज़ का? डिस्चार्ज का। तो चलिए एक मनोरोग को, मानसिक रोगियों को मनोरोग अस्पताल में किन किन विधियों के तहत जो है भर्ती कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है स्वैच्छिक आधार पर। ठीक है ना। स्वैच्छिक आधार पर कोई व्यक्ति है, अगर उसको लगता है कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो व्यक्ति हिंसक हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो, उससे पहले जो है जाता है मेडिकल ऑफिसर के सामने में और वह रिटेन या ओरली रूप से प्रार्थना करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज़ हमें जो है यहाँ पे एडमिट कर लीजिए मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में। ठीक है ना, वार्ड में भर्ती कर लीजिए। ठीक है। अब इस प्रार्थना को जो है, जो पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाने लायक नहीं है, उग्र हो, तो स्वैच्छिक रूप से उसका जो है रिश्तेदार या उसका पेरेंट भी जो है जाके मेडिकल ऑफिसर के सामने में, जो इंचार्ज होगा हॉस्पिटल का, उसके सामने में जाकर रिक्वेस्ट करेगा कि सर इस पेशेंट का ये प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम है, इसको भर्ती कर लिया जाए। तो ये जो है एडमिट कर लिया जाएगा। तो ये स्वैच्छिक आधार पर हो गया। समझ गए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका विशेष परिस्थितियों में अस्पतालीकरण। ठीक है ना। विशेष एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांस। समझ गए। यदि कोई रोगी अस्पताल में भर्ती न होना चाहता हो या उसमें निर्णय लेने की क्षमता अनुपस्थित हो तो रोगी के संबंधियों द्वारा मेडिकल ऑफिसर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसके साथ 2 चिकित्सीय प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। ठीक है। देखिए पहला है कि विशेष परिस्थितियों में आपातकाल। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिंसक हो चुका है या व्यक्ति जो है खुद से नहीं एडमिट हो सकता है, नहीं निर्णय ले सकता है, तो इस कंडीशन में जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उसके सामने जो उसके संबंधी होते हैं रोगी के, वो प्रार्थना करते हैं और इसमें जो है प्रमाण पत्र, कम से कम 2 प्रमाण पत्र चिकित्सीय डॉक्टर का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है, तभी जाके इस परिस्थिति में पेशेंट को एडमिट किया जाता है। तो विशेष परिस्थिति में अस्पतालीकरण। समझ गए। चलिए
नेक्स्ट देखिएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके अगर कोई पुलिस इस प्रक्रिया में होता है, मजिस्ट्रेट मतलब जो न्यायालय जो दंडाधिकारी होते हैं ना अनुमंडल में, न्यायालय में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आसपास में इलाका में कोई पागल व्यक्ति है, कोई उग्र उत्पात मचाने वाला कोई भी हिंसक व्यक्ति है, घूम रहा है, वो उससे किसी को खतरा है, तो पुलिस क्या करता है कि उसको पकड़ता है और पकड़ के 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है उसको, ठीक है। और पुलिस जो है बताती है वहाँ पे कि साहब महोदय, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति दूसरे को जो है या खुद को जो है हानि पहुंचा सकता है, ये जो है खुला घूम रहा है, जिससे आसपास के लोगों को डर है, क्योंकि यह व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित है, इसको जो है कृपया आदेश किया जाए और जो है इसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। समझ गए। तो इस कंडीशन में जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो पुलिस के बात सुनते हैं और पहले जो है जांच का आदेश देते हैं कि पहले इसका जांच करवाइए, स्थिति जानिए, फिर जो है जांच उच हो जाता है, मेडिकल ऑफिसर जो है इसको जांच उच करने के बाद फिर रिपोर्ट देते हैं, फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है और उसको स्थिति को, टेस्ट को, जाँच को देखते हैं मजिस्ट्रेट और लगता है कि इस पेशेंट को भर्ती करना है तो जो है उसको भर्ती करने का आज्ञा देते हैं। समझ गए। तो ये जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके किसी भी मानसिक रोगियों को जो कैदी के रूप में हो या जो पागल व्यक्ति हो उसे जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके भर्ती किया जा सकता है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मानसिक रूप से बीमार कैदी या अपराधी। समझ गए ना। अब कोई ऐसे कैदी है, समझ गए ना, कोई ऐसे कैदी है, होता है ना कि बहुत सारे घटना करके जेल में गया रहता है, कैदी रहता है, तो उसका मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, पिछले के घटनों के लेकर या कुछ ऐसे घटनों के लेकर उसको जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो जो कैदी होता है उत्पात मचाने लगता है, एकदम पागल की तरह हो जाता है। तो इस प्रकार के जो मानसिक रूप से जो बीमार कैदी या जो अपराधी होते हैं, तो जो इस कंडीशन में आ जाता है, हॉस्पिटल में मारपीट, झगड़ा, गाली गलौज करने लगता है दूसरों के साथ जेल में, तो जो है वहाँ पे जो पुलिस होते हैं, जो जेल के अधीक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करते हैं और कहते हैं कि महोदय, ये जो कैदी है या जो अपराधी है, ये मानसिक रूप से इसका संतुलन खो दिया है, ठीक नहीं है, इसे जो है आगे इलाज करवाया जाए, इसे मानसिक अस्पताल में। तो इसके लिए मजिस्ट्रेट आज्ञा देते हैं पहले 10 दिन का और कहते हैं कि इस 10 दिन में इसका जो है हर एक जांच करवाइए, अवलोकन करवाइए कि क्या सच में यह मानसिक रूप से पीड़ित है या जानबूझ के ऐसे कर रहा है। अगर 10 दिन में जांच में आ जाता है कि हाँ रियलिटी में मानसिक रूप से ग्रसित है, तो फिर जो है उसको मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देते हैं कि ठीक है 30 दिनों के लिए जो है आप इसे भर्ती कर दीजिए मानसिक अस्पताल में। ठीक है। तो ये जो है मानसिक रूप से बीमार कैदी या अपराधी को इस प्रकार से भर्ती किया जाता है। समझ गए। पाँचवा, समझ गए ना, पाँचवा भर्ती करने का लास्ट प्रोसेस है आपातकालीन भर्ती करना। ठीक है ना। आपातकालीन भर्ती करने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से ग्रसित हो चुका हो और लगता हो कि ये व्यक्ति खुद को या किसी और को जो है इतना ज़्यादा उग्र हो गया है कि खुद को या किसी और को ये घटना कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस कंडीशन को आपातकालीन कंडीशन कहते हैं। क्योंकि इस समय जो व्यक्ति होता है मानसिक रूप से ग्रसित वाला, वो वायलेंट हो गया, हिंसक हो गया है, तो इस कंडीशन में जो है उसे भर्ती कराया जाता है इमरजेंसी पीरियड में। तो ये जो है होता है आपातकालीन भर्ती करना। समझ गए। तो ये जो है 5 प्रकार से पेशेंट को भर्ती कर सकते हैं। किस आधार पर? स्वैच्छिक आधार पर। ठीक है ना। उसके बाद है स्वैच्छिक आधार पर हो गया तो विशेष परिस्थितियों में, ठीक है ना, विशेष परिस्थितियों में फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके, ठीक है ना, उसके बाद मानसिक रूप से पीड़ित कैदी या अपराधी को भर्ती करना। ठीक है ना। उसके बाद आपातकालीन भर्ती करना। ये 5 प्रकार से भर्ती कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्चार्ज मतलब निर्वर्तन होने की प्रक्रिया, छुट्टी होने की। तो जिस प्रकार से स्वैच्छिक रूप से भर्ती हुआ था, तो यहाँ पे स्वैच्छिक रूप से जो है छुट्टी भी होगा। समझ गए ना। तो इसमें भी जो है प्रार्थना ही करेगा मेडिकल ऑफिसर के सामने। जो पेशेंट होगा वो कहेगा कि हाँ हम अभी रिलैक्स फील कर रहे हैं, अब ठीक है, जो है हमें अब छुट्टी किया जाए। तो इस कंडीशन में जो ऑफिसर होते हैं मेडिकल इंचार्ज, वो उसके जाँच करते हैं और लगता है कि वाकई में फिट हो चुका है, तो उसे जो है छुट्टी कर देते हैं। तो ये स्वैच्छिक आधार पर छुट्टी होता है। ठीक है। चलिए, दूसरा है आवेदन के आधार पर। ठीक है। आवेदन के आधार पर होता यह है कि इसमें जो है जो भी याचिकाकर्ता होते हैं, जैसे कोई पेशेंट के रिलेशन वाले हो गए या पेशेंट खुद हो गया या जो है कोई और उसके थ्रू जो है ये डालता है मेडिकल के सामने या फिर जो है मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है ना, कि जो है अब इस पेशेंट को ठीक ठाक लग रहा है, ये पेशेंट को जो है अब पुनः जो है हॉस्पिटल में कैदी के रूप में बुलाना चाहिए, या जो है कोई अगर घर वाला पेशेंट है तो घर पर लाना चाहता है, तो इसमें जो है आवेदन देता है और वो आवेदन में अपना पक्ष रखता है और फिर जो है उसे छुट्टी मिलता है। समझ गए। तो ये आवेदन के आधार पर जो स्वास्थ्य टीम होता है संतुष्ट होने के बाद जो है डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को। ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, पुलिस द्वारा दाखिल कराए गए रोगियों की छुट्टी, ठीक है ना। अब इस तरीका में जो भी रोगी होता है जो पुलिस दाखिल कराया है, समझ गए ना, तो उसको जो है मेडिकल ऑफिसर क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं और लगता है कि हाँ अच्छा है, तो जो पुलिस एडमिट कराया है उसको जो है आदेश दे दिया जाता है छुट्टी का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मानसिक रोगी कैदी की छुट्टी। जिस प्रकार से मानसिक रोगियों के कैदी और अपराधी का जिस प्रकार से भर्ती था, उसी प्रकार से उसका छुट्टी भी यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे जो मानसिक रोगी होता है और उसको भर्ती जो कराया गया है, तो उसका भर्ती में अगर उसको सुधार होने लगता है, हो जाता है, तो अगर उसका इस दौरान अगर उसका अपराध का अगर उसका सज़ा बाकी होता है, तो फिर से पुनः जो है पुलिस उसको जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट डालती है कि अब इसको हमको ले जाना है, ठीक है, जेल में। और इस कंडीशन में जो है जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो लेटर लेते हैं उससे, और वो लेटर पर जो है आज्ञा देते हैं, और फिर जो है मानसिक रोगी वहाँ से अस्पताल में जेल में चला जाता है। तो ये मानसिक रोगी कैदी की छुट्टी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, विशेष परिस्थितियों में छुट्टी। अब कोई ऐसा पेशेंट है जो रहना नहीं चाहता है, ठीक है ना, वो जो है छुट्टी चाहता है कि अभी हम नहीं रहना, हम बिल्कुल ठीक है, तो इस कंडीशन में जो होता है रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के सामने, और वो जो है उसके जाने से पहले उससे संतुष्ट हो लेते हैं, तब जाके जो है उसको छुट्टी करते हैं। तो विशेष परिस्थितियों में भी जो है इस जो है आपको 5 प्रकार से वहाँ पर एडमिट भी था और 5 प्रकार से यहाँ पर छुट्टी भी है, ठीक है। तो दोनों में लगभग मैचिंग ही है, बस ध्यान रखना है कि एक जगह पर एडमिट का प्रोसेस होगा और एक जगह पर जो है डिस्चार्ज का प्रोसेस होगा। बाकी जो पॉइंट है पॉइंट से मिलता जुलता है। वहाँ भी जो है मानसिक रोगी कैदी की छुट्टी, समझ गए, वहाँ भी था, और यहाँ भी मानसिक विशेष परिस्थितियों में है, और वहाँ भी जो है पुलिस द्वारा दाखिला कराया गया, समझ गए ना, यहाँ भी है, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ छुट्टी की बात होगा और वहाँ पे एडमिट का बात होगा, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, आत्महत्या क्या है, आत्महत्या के ढंग, कारण, प्रबंध लिखिए, ठीक है ना, सुसाइड का। चलिए सुसाइड क्या होता है देख लीजिए। आत्महत्या, अपने आत्मा का हत्या करना ही आत्महत्या कहलाता है। अब जो कोई भी मनुष्य आत्महत्या करता है तो यह जो है अचानक से अकस्मात होता है, लेकिन यह योजना होता है, योजनापूर्ण होता है, समझ गए ना, यह योजनाबद्ध होता है। इसमें व्यक्ति जो भी अपने आत्महत्या करता है उसको पता रहता है कि हमको कैसे करना है, वो पहले योजना बना लेता है कि हमको इस घटना को कैसे अंजाम देना है, लेकिन वह जो है किसी को बताता नहीं है, अचानक से योजना बनाएगा और उस पर जो है इसको अंजाम दे देता है। इसीलिए जो टाइम होता है बहुत कम होता है इसमें बचाने में, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो करता है वो अपना, जो व्यक्ति इस प्रकार के कदम उठाता है उसको जो है वो अपने पूरे सेफ्टी के साथ उठाता है। वो पूरा गेट उट लॉक कर देगा, खिड़की उड़की पूरा लॉक कर देगा, और तब जाके घटना को या अकेलापन में घटना को अंजाम दे देता है, समझ गए। तो यही जो है चीज़ें होता है कि मनुष्य द्वारा अकस्मात योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को हानि पहुँचाना या अपना जीवन समाप्त कर लेना आत्महत्या कहलाता है, समझ गए। चलिए आत्महत्या के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं देख लीजिए। पहला, डूबने से, जाकर डूब जाएगा पानी में, फांसी लगा लेगा, समझ गए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, गोली मार लेगा खुद को, चलती ट्रेन से कूद जाएगा, उसके बाद है जहर खा लेगा, ठीक है ना, पॉइजनिंग। उसके बाद है कलाई के नसें काट लेगा, होता है ना, देखते हो किसी को प्यार में धोखा होता है तो वो कलाई के नस काट लेता है, खुद को मिटाने का कोशिश करता है, जो कि सबसे पागलपन होता है, समझ गए। तो ये सब जो है तरीका होता है व्यक्ति का आत्महत्या करने का। कारण देख लीजिए क्या क्या कारण हो सकता है। तो कारण में जो है मेंटली प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, मानसिक रोग इसका हो सकता है, सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, व्यक्तिगत विकार, मनोविकृति, चरित्र विकार मतलब कैरेक्टरलेस, ये सब जो है मानसिक विकृति हो सकता है, समझ गए। उसके बाद जो है दवा या शराब का अत्यधिक उपयोग, अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक जो है कोई चीज़ का, ड्रग का एडिक्ट हो चुका है या शराब का सेवन करता है, एल्कोहलिज्म करता है, तो फिर जो है उसको कोई गलत सही नहीं लगता है और आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाता है। परीक्षा में असफल होने या किसी भी काम में असफल होने से ये चीज़ें होता है, ठीक है ना। दहेज से पीड़ित व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति, कोई ये महिला में ज़्यादा देखते होइएगा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है ससुराल वाले से कि तुम्हारे पिताजी भाई इतना सकारा है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और इस चीज़ से तंग आकर जो है लड़की या महिला जो होती है सुसाइड कर लेती है, समझ गए। नेक्स्ट है किसी प्यारी चीज़ के चले जाने या खो जाने से, आपको कोई किसी से बहुत ज़्यादा, कोई सामान से या किसी स्थान से या कोई किसी भी आदमी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है कोई, लेकिन वह उससे जो है जो है बिलक जाता है, अलग हो जाता है, खो जाता है, तो इस कंडीशन में वो जो है उसको भुलाने के लिए खुद को भी मिटा लेता है, समझ गए। धन व व्यावसायिक परेशानियाँ, या किसी को धन या व्यवसाय में बहुत ज़्यादा लॉस या परेशानी हो सकता है, तो इस कारण से जो है गलत कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है शादीशुदा जीवन से विक्षुब्ध, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने शादी जीवन से खुश नहीं होता है, इस कंडीशन में बार बार लड़ाई झगड़ा होने से वो व्यक्ति गलत कदम उठा लेगा और सुसाइड कर लेता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसका प्रबंध कैसे करेंगे, ठीक है ना, देख लीजिए प्रबंध।
मरीजों का आपातकालीन साक्षरता करना व सहानुभूति द्वारा आत्महत्या के कारणों का पता लगा। इसमें जो है सिंपैथी पूर्वक और इंटरव्यू करके व्यक्तियों को आपातकालीन साक्षरता करें और उसके आत्महत्या को कारणों का जाने सहानुभूति द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है मरीजों को मनोरोग का इतिहास जाने। मरीज को ये जाने कि ये कभी जो है मनोरोग से तो नहीं पीड़ित था। मरीज का मानसिक स्थिति का परीक्षण करें कि इसका मेंटल जो कंडीशन है कैसा है। ओके, चलिए तो देखिए इस प्रकार से जो है आप प्रबंध कर सकते हैं। मैं प्रबंध अब कितना बताऊं, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न आपसे 5 नंबर में भी और 10 नंबर में भी अकेला पूछा जा सकता है, समझ गए। कोई ठीक ना है कि कब 10 नंबर कब 5 नंबर में पूछ ले। तो आपको यह प्रश्न बड़ी आसान भी है। ये प्रश्न प्योर थ्योरी है, बड़ी आसान भी है। कैसे? एक मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी के प्रति एक नॉर्मल एक समान व्यक्ति का क्या जो है धारणा रहता है, क्या भेदभाव रहता है, इस चीज़ों को बताना है। जैसे नहीं देखते होइएगा कि गांव में अगर किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, कोई पागल हो जाता है, तो देखते होइएगा कि उससे लोग भागता है, उसको जो है हेल्प करने से कतराता है, समझ गए। लोगों को लगता है कि यह नौटंकी कर रहा है, ठीक है। लोगों को लगता है कि यह कभी ठीक नहीं होगा। लोगों को ये भी लगता है कि जाएंगे उसके पास तो वह हम पर हमला कर देगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है उसके प्रति निगेटिव बातें जो है होता है हमारे समाज में। तो इसी निगेटिव, इसी भेदभाव, मिसकंसेप्शन को बताना है, डिस्क्रिमिनेशन को बताना है, जो मेंटली इल पेशेंट के प्रति बहुत सारे लोगों को मानना है या बहुत सारे लोगों के मन में होता भी है कि ये जो है मेंटल इल पेशेंट जो है इस प्रकार के होते हैं। तो किस किस प्रकार के, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मानसिक रोगियों के प्रति जो गलत धारणाएं हैं, जो मिसकंसेप्शन है लोगों में, समाज में, वह कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। समाज के लोगों में मानसिक रोगियों के प्रति गलत अवधारणा मुख्यतः अंधविश्वास व अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है, जो निम्न है। अब सबसे पहले यह किसी को भी, मानसिक रोग एक रोग है, यह किसी को भी हो सकता है। तो ये मत समझना चाहिए कि यह फलानवे के घर में होता है और उसी के घर में होगा और आगे भी होगा, या फिर किसी को हो गया है तो उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भेदभाव करता है वह अपने अज्ञानता और मूर्खता के कारण करता है या फिर अंधविश्वास के कारण करता है। किसी मानसिक रोगियों से भेदभाव या उसके प्रति गलत अवधारणा रखता है। मिसकंसेप्शन बहुत गलत चीजें है, नहीं रखना चाहिए, खासकर किसी भी ऐसे रोगी से जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से मिसकंसेप्शन है जो बहुत सारे समाज में लोगों के मन में रहता है एक मानसिक रोगियों के लिए, ठीक है। पहला है, लोगों का ये मानना है कि मानसिक रोग का कारण दैवीय शक्ति होता है। लोगों का ये मानना है कि मानसिक रोग जो है वह कहीं ना कहीं देवता का पछतावा है, ठीक है, देवता का श्राप है, देवी देवता का पूर्व जन्म का श्राप है कि जिसके कारण जो है ये चीज़ें उसमें है आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मानसिक रोग का कारण देवीय शक्ति होता है, समझ गए। और इसी के चक्कर में लोग जो है झाड़ फूंक, देवी जो है तंत्र मंत्र के चक्कर में चक्कर काटते रहते हैं और मानसिक रोगी में और ज़्यादा वृद्धि होते रहता है, समझ गए। और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि यह पूर्व जन्म के पापों की सजा मिल रहा है उसको। तो मानसिक रोगियों के कारण देवीय शक्ति है, यह लोगों को मानना है, जो एक मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है, ठीक है। मानसिक रोग अनुवांशिक होते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि मानसिक रोग संतान हमेशा मानसिक रोगी उत्पन्न होगी, जो कि हमेशा सही नहीं होता। इस कारण रोगियों को एकांकी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब देखिए ये तो सही बात है कि मानसिक रोग अनुवांशिक भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है तो उसका बच्चा भी मानसिक रोगी का ही होगा या उसके आगे जो जनरेशन होगा वह मानसिक रोगी का ही होगा। एक गलत है, ठीक है। तो लोगों का ये मानना कि मानसिक रोग एक अनुवांशिक होता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, अगर एक बार किसी को हो गया तो ये चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं मानना चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा किसी मरीज को पता चल जाए तो वह अपने जीवन को एकांती रूप से व्यतीत करना चाहता है, ठीक है। आगे है, मानसिक रोगों का उपचार नहीं है। लोग ये मानकर चलते हैं, गांव के लोग, दूर दराज के लोग में ज़्यादातर यही चीज़ें का धारणा है कि मानसिक रोगी का कोई उपचार नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मानसिक रोगी का बिल्कुल उपचार है। अगर समय रहते अगर दिखाया जाए, अच्छा ट्रीटमेंट लिया जाए तो जो है मानसिक रोगी बिल्कुल सही हो सकता है। हम मानते हैं कि बहुत ऐसे मानसिक रोग है जो बिल्कुल कंप्लीट रूप से ठीक नहीं होता है, बट उसके रोकथाम किया जा सकता है, उसके लक्षणों में जो है कमी लाया जा सकता है। लेकिन एक कहना कि इलाज ही नहीं है, उपचार ही नहीं है, एक गलत है, समझ गए, ये एक गलत धारणा है। मानसिक रोग जीवन पर्यंत रहता है। अब कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि मेंटल इलनेस इज लाइफ लॉन्ग, मानसिक रोग जो है जीवन पर्यंत हमेशा रहता है अगर एक बार हो गया तो, जो कि गलत है। मानसिक रोग अगर इलाज करवाया जाए तो ठीक भी हो जाता है। बहुत सारे लोग मानसिक रोगों से बाहर निकल भी जाते हैं। बहुत लोग जो ट्रीटमेंट सही समय से नहीं लेते हैं उनको जीवन भर ये चीज़ें रह जाता है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रोग ऐसा नहीं है कि यह जीवन पर्यंत रहता है। अगर ये मानता है कोई तो ये गलत है, जीवन पर्यंत नहीं रहता है। अगर ट्रीटमेंट कराया जाए तो सही हो जाता है। आजकल बहुत सारे उपचार आ गया है जो दिखाने पर सही हो जाता है, समझ गए।
आगे है मानसिक रोग सामाजिक कलंक होता है। लोगों का ये मानना है, बहुत सारे गाँव के इलाज गाँव में जाइएगा, किसी समाज में जाइएगा तो लोग ये मानकर चलते हैं कि मेंटल इलनेस इज सोशल एस्टिग्मा, मीन्स मानसिक रोग एक सामाजिक कलंक है। अगर किसी को मानसिक रोग होता है तो वह समाज के लिए कलंक हो जाता है। लोगों का ये मानना गलत है, जो कि बहुत सारे लोग मानते भी हैं। ठीक है, देखते होइएगा अगर कोई पागल है या कोई मानसिक रूप से पीड़ित है तो घर में ही उसको कहता है कि यह घर के लिए कलंक हो गया, समाज के लिए कलंक है, इस प्रकार से कहता है, जो कि ये गलत है, नहीं कहना चाहिए। मानसिक रोग सामाजिक कलंक नहीं होता है, यह एक रोग होता है जो किसी को भी हो सकता है, किसी को भी जो है आपको पकड़ सकता है। तो ये नहीं मानना चाहिए कि यह एक मानसिक कलंक है। ठीक है, यह सब अज्ञानता और जो है अंधविश्वास के कारण होता है। छठा है मानसिक रोग संक्रामक होते हैं। लोगों का यह भी गलत धारणा है कि मानसिक रोग अगर किसी एक को हो गया तो वह दूसरों में भी हो जाएगा, तीसरे में भी हो जाएगा, मीन्स संक्रामक रोग की तरफ फैलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मानसिक रोग कोई संक्रामक नहीं होता है, यह एक से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होते हैं। अगर ऐसा कोई मानता है तो यह बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, गलत अवधारणा है या भेदभाव करने का एक तरीका है। समझ गए, मानसिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं। जो लोग मानते हैं उनको लगता है यह मिसकंसेप्शन के जरिए होता है। ठीक है, सातवां है मानसिक रोगी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बहुत लोगों का ये मानना होता है, बहुत लोगों का ये गलत धारणा है, दिमाग में बैठा रहता है कि अगर किसी को मानसिक रोगी हो गया तो वह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे मानसिक रोग है, सभी रोगों में व्यक्ति खतरनाक नहीं होता है। समझ गए, सभी मानसिक रोगी खतरनाक नहीं होता है। बहुत ऐसे मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति किसी से लेना देना नहीं रखता है, अपने आप में सिमट के रहता है, कहीं भी रहेगा अपने आप को अकेले रहना महसूस करेगा, अकेले रहना पसंद करेगा, किसी से बोलना चलना पसंद नहीं करेगा। तो सब बीमारी में कहाँ से व्यक्ति खतरनाक हो जाएगा? तो ये बातें गलत है। तो मानसिक रोगी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, यह गलत है। ठीक है, ये बातें नहीं। हम मानते हैं कि अगर हिंसक होता है, मानसिक रोगी से पीड़ित है, अगर वह हिंसक हो गया, अगर वह आक्रामक हो गया तब वह खतरनाक हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मानसिक सभी रोगी खतरनाक ही होता है। समझ गए, गलत है। आठवां है एक समान व्यक्ति कभी असमान नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना होता है कि यह नौटंकी कर रहा है, इसके कोई बीमारी नहीं है, ये नौटंकी कर रहा है। कभी भी एक समान व्यक्ति असमान यानी मानसिक रोग से पीड़ित हो ही नहीं सकता है, जो कि गलत है, क्योंकि यह एक रोग है और यह एक रोग होने के नाते किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आज समान है वह कल असमान नहीं होगा, हो सकता है। समझ गए, सब हमेशा स्वस्थ ही नहीं रहता है। तो ये मान लेना कि जो समान व्यक्ति है वह असमान नहीं होगा, यह गलत है, यह आपके अंदर गलत की धारणाएं है। नौवां है मानसिक रोगियों का उपचार केवल पागल खाने में ही संभव है। अब यह भी मानना गलत है, गलत धारणा है कि मानसिक रोगी का उपचार सिर्फ और सिर्फ पागल खाने में ही भर्ती करके, एसुलम में ही भर्ती करके सही होता है, गलत है। मानसिक रोगियों का उपचार ओपीडी बेसिस पर भी संभव है। अगर किसी को थोड़ा सा टेंशन है, एंजाइटी है, थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो ऐसा थोड़ी ना कि उससे पागल खाना में भर्ती कर देंगे, क्योंकि पागल खाने में उसको भर्ती किया जाता है जो कंप्लीटली पागल हो चुका है, जो समाज के लिए खतरनाक है, उसको भर्ती किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि जिसको थोड़ा सा मानसिक समस्या हो गया उसको पागल खाने में भर्ती कर देगा, नहीं, उसको तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट का जरूरत होता है, ठीक भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मानसिक रोगियों का उपचार केवल और केवल पागल खाने में ही संभव है। मानसिक रोगियों का उपचार अस्पताल में भी संभव है, जरूरत पड़े तो भर्ती कीजिए, नहीं जरूरत है तो ओपीडी बेसिस पर भी आकर दिखा सकता है आदमी। ठीक है, आगे है 10वां है मानसिक रोगी व्यवहार हमेशा विचित्र होता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत धारणा है मानसिक रोगियों के प्रति कि जो मानसिक रोगी होते हैं उसका व्यवहार विचित्र होता है, उसका बिहेवियर जो है बिजेयर होता है, गड़बड़ होता है, विचित्र होता है, ये भी गलत है। बहुत सारे ऐसे मानसिक रोगी होंगे जो अपने काम बहुत अच्छे से करेंगे, जो बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव पेश आएंगे, लेकिन वो कुछ आपको करेंगे नहीं और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसके अंदर मानसिक रोगी है। तो मानसिक रोगी का व्यवहार हमेशा विचित्र होता है, ये गलत चीज़ है। हमेशा मानसिक रोगी उग्र नहीं होता है, हमेशा जो है विचित्र वह नहीं रहता है, कभी कभी होता है। समझ गए ना। 11 है मानसिक रोग की संभावना बच्चों व वयस्कों में कम होती है। माय डियर, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो मानसिक रोग है वह बच्चों और वयस्कों में कम होती है, जो कि एक गलत है। मानसिक रोग एक बच्चों में भी हो सकता है, समझ गए, और एक वयस्कों में भी हो सकता है और बुढ़ापे में भी हो सकता है। तो मानसिक रोगी होने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है कि फलाने समय में ही या फिर बच्चा या वयस्क में नहीं होगा, एक गलत चीज़ है, कभी भी हो सकता है, चूंकि यह एक रोग है। आगे है समय के साथ मानसिक रोग ठीक हो जाता है। लोगों के अंदर यह भी गलत धारणा है कि अगर किसी को मानसिक रोग हो जाता है तो धीरे धीरे वह ठीक हो जाएगा, यह भी गलत है। धीरे धीरे कैसे ठीक हो जाएगा? बगैर ट्रीटमेंट के ठीक होगा? अगर किसी को मानसिक रोगी है तो उसे ट्रीटमेंट कराइए, देख रेख करवाइए, तभी तो ठीक होगा। अगर नहीं करवाइएगा तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो ठीक कहाँ से होगा? तो यह भी गलत चीज़ है, यह भी मान लेना कि समय के साथ मानसिक रोग ठीक हो जाता है, यह भी गलत चीज़ है। तो मैंने आपको 12 ऐसे अवधारणा, गलत भेदभाव मैंने बता दिया जो एक मानसिक रोगियों के लिए जो है लोगों के मन में रहता है।
है। मैंने आपको बता दिया 12 पॉइंट, इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा और मात्र पॉइंट याद रखने से ही आप इसके मैटर को आराम से लिख सकते हो। तो पहले पॉइंट 12 पॉइंट को क्लियर करके याद रखिए। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी आपको PDF मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश साथ में रहता है, आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। ओके, आगे चलिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पूछेगा मेंटल हेल्थ टीम के बारे में, मेंटल हेल्थ टीम के बारे में बताइए। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में तो आपको बताना है, बड़ी आसान है, देख लीजिए। मेंटल हेल्थ टीम का मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य टीम में कौन कौन से सदस्य होते हैं। मानसिक रोगियों के उपचार के लिए हेल्थ टीम मिलकर कार्य करती है, जिसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, अब मेंटल हेल्थ टीम का मतलब क्या है कि कोई ना कोई काम करने के लिए टीम बनता है, समझ गए। तो उसी प्रकार से मानसिक रोगियों के उपचार के लिए एक टीम बनता है, उस टीम में निम्न सदस्य होते हैं, जिसे मानसिक जो है मेंटल हेल्थ टीम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसमें एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, समझ गए। उसमें एक मनोचिकित्सक डॉक्टर होते हैं जो लीड करते हैं टीम को। ठीक है, उसमें एक साइकेट्रिक नर्स होती है, उसमें एक उस टीम में एक ऐसा नर्स होती है जो साइकेट्रिस्ट होती है, जो मानसिक नर्स होती है। अगर आप GNM के बाद अगर BSc नर्सिंग में जाइएगा, पोस्ट BSc में, और उसके बाद मास्टर डिग्री कीजिएगा, तो आपको अपना स्पेशलाइज चुनना पड़ता है कि आप मेंटल हेल्थ में कर रहे हैं, ठीक है, मेंटल एंड साइकेट्री में नर्सिंग का कर रहे हैं मास्टर डिग्री, या फिर चाइल्ड हेल्थ में, या फिर मेडिकल नर्सिंग में, या फिर ENT में। मतलब डॉक्टर की तरह अपना स्पेशलाइज चुनना पड़ता है कि आप किस लिए स्पेशल बन रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से साइकेट्रिक नर्स एक स्पेशल नर्स होती है, और एक जनरल नर्स, नॉर्मल नर्स होती है, जो कि रजिस्टर्ड नर्स होती है, यह हेल्प करने के लिए रहती है। और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, असिस्ट करते हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को। उसके बाद इसमें एक ECT टेक्नीशियन होते हैं, जो ECT देने के लिए रहते हैं। ठीक है, और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, जो थेरेपी साइकोथेरेपी प्रदान करते हैं। एक डाइवर्जनल थेरेपिस्ट होते हैं, समझ गए, जो थेरेपी प्रदान करते हैं। एक बिहेवियर थेरेपिस्ट भी होते हैं। और इन सभी चीज़ों को देख रेख के लिए, मरीजों के कोई अन्य जटिलता होने के लिए एक फिजिशियन भी होते हैं इसमें, जो अन्य जटिलताओं को देख रेख करते हैं। और उसमें सोशल वर्कर भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होते हैं, जो मानसिक रोगियों को देख रेख कराने के लिए जो है लाती है। तो इस प्रकार से यह मेंटल हेल्थ टीम हो गया, मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिए। और 5 नंबर में पूछेगा तो सब में 2-2 1-1 लाइनें लिख दीजिएगा कि साइकेट्रिस्ट कौन होंगे, ठीक है, यह क्या काम करेंगे। साइकेट्रिक नर्स क्या है, इसके क्या काम होगा इस टीम में, समझ गए। रजिस्टर्ड नर्स क्या है, इसके क्या काम होगा मेंटल हेल्थ टीम में। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है, इसके क्या काम होगा। ECT टेक्नीशियन के क्या काम होगा, ECT देने में इसका योगदान होगा, समझ गए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रदान करेगा, व्यावसायिक चिकित्सा प्रदान करेगा मानसिक रोगियों के लिए। ठीक है, डाइवर्जनल थेरेपी, जो व्यक्ति के मन को परिवर्तन करने वाला थेरेपी प्रदान करेगा, डाइवर्जनल थेरेपिस्ट होगा। ठीक है, फिजिशियन होगा, जो मरीजों को अन्य जटिलताओं को देखरेख करेगा। सोशल वर्कर होगा, जो मरीजों को जो है प्रशिक्षण के लिए देखरेख करने के लिए लाएगी, समझ गए। और सोशल वर्कर अन्य मदद करेगी इन सभी टीमों को। तो ये सब जो है आपके टीम में, मेंटल हेल्थ टीम में ये चीज़ें होता है। तो इस